अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के हवाले से, जिसे इम्पोटेंस भी कहा जाता है। तो हमारे पास नॉर्मली एक मिथ है जो कहता है कि इट इज़ नॉट ए डिजीज़, इट इज़ ए स्टेट ऑफ माइंड, कि ये कोई बीमारी नहीं है बल्कि एक जहन की एक हालत है। लेकिन ये बात कतई तौर पे गलत है। ये एक मिथ है। ये फैक्ट ये है कि हमारे पास ये डिज़ीज़ है, क्योंकि ये इस वजह से कहा जाता है कि ये डिज़ीज़ नहीं, स्टेट ऑफ माइंड है, क्योंकि लोग इसके सिर्फ़ और सिर्फ साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट को देखते हैं। लेकिन साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट के साथ साथ इसका एक और एस्पेक्ट भी है जो है फिजियोलॉजिकल। तो ये फिजियोलॉजिकल काज इसकी वजह से भी होता है। अब इसमें होता क्या है, इम्पोर्टेंस में हमारे पास क्या होता है कि हमारा जो ब्रेन है इसको सिग्नल जाता है, नर्व इम्पल्सिस जाता है, नर्व सिस्टम के ज़रिए, न्यूरॉन्स के ज़रिए मैसेज जाता है कि जब भी इसको कोई स्टिमुलस पार्टिकुलर मिलता है तो इसके ज़रिए हमारे पास ब्लड फ्लो जो है वो ज़्यादा हो जाता है। पेनिस तक ब्लड फ्लो जो है वो ज़्यादा हो जाता है। जब ब्लड फ्लो ज़्यादा हो जाता है तो इसके नतीजे में हमारे पास जो टिश्यू हो जाता है, वो पेनिस इरेक्टाइल टिश्यू है, वो ब्लड से फिल हो जाता है और वो स्टैंड इरेक्ट हो जाता है। तो इस कंडीशन को हम इरेक्शन कहते हैं। हमारे पास इरेक्शन हो जाती है। तो अब देखिए ना, ब्रेन इन्वॉल्व है यहाँ पे। न्यूरॉन जो है, ये नर्व्स जो है वो मैसेज ब्रेन तक ले जा रहे हैं और फिर ब्रेन से दोबारा मैसेज लाने के लिए भी न्यूरॉन ही रिस्पॉन्सिबल है। तो जब मैसेज न्यूरॉन के ज़रिए आता जाता है तो इसका मतलब ये है कि एक खास तो न्यूरॉन या नर्व डैमेज, अगर नर्व डैमेज है तो हमारे पास इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है। दूसरा, जब ब्लड फ्लो ज़्यादा होता है तो ठीक होता है, हमारे पास इरेक्टाइल डिस्फंक्शन वगैरह नहीं होता, सही तरीके से इरेक्शन होती है। लेकिन अगर हमारे पास ब्लड फ्लो सही तरीके से नहीं होता तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है। तो ब्लड फ्लो की वजह से भी हो सकता है। ये 3 काजेज़ हमारे पास यहाँ से क्लियर होते हैं, ठीक है? ब्लड फ्लो की वजह से और 2 काजेज़, ठीक है? अब आगे जाकर हम ये देखेंगे, ये तो नॉर्मल इरेक्शन किस तरह होता है। तो ये नॉर्मल इरेक्शन का मैकेनिज़्म था कि जब कोई पार्टिकुलर स्टिमुलस या ऐसे कंडीशन में हम होते हैं कि वहाँ पे नॉर्मली पेनिस को इरेक्ट होना चाहिए, तो ब्रेन तक सिग्नल नर्व्स के ज़रिए जाता है और दोबारा भी नर्व्स के ज़रिए आता है। आपको मैकेनिज़्म पता है। तो फिर ब्रेन से मैसेज जो है वो ब्लड फ्लो जो है पेनिस तक ज़्यादा हो जाती है। तो ज़्यादा होने के नतीजे में इरेक्शन होता है। तो अगर नर्व के साथ मसला है तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होगा। अगर ब्लड फ्लो के साथ मसला है तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होगा, बिल्कुल होगा। अब हमारे पास क्या-क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, प्रॉब्लम्स को हम डिस्कस करते हैं, ठीक है? कि जब इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है तो इसमें कौन-कौन से ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो इसके साथ एसोसिएटेड है। पहली बात जो है ना, वो हमारे पास ये मसला होता है पेशेंट को, जब आमतौर पे वो आता है तो वो अनेबल टू इरेक्ट होता है। तो वो बिल्कुल ही इरेक्ट करने के बिल्कुल वो काबिल नहीं होता। दूसरा जो मसला इसके बाद होता है, वो इरेक्ट तो होता है लेकिन सस्टेन नहीं कर पाता। अनेबल टू सस्टेन, सस्टेन टू इरेक्ट वो नहीं कर सकता, ठीक है? वो नहीं कर सकता। तो दूसरा बात जो है वो अगर ये नहीं कर सकता तो वो कैसे पेनिट्रेट करेगा? हमारे पास वो अनेबल टू पेनिट्रेट आर्गन ऑफ फीमेल, ठीक है? तो वो नहीं कर सकता, पेनिट्रेट नहीं कर सकता। इसी तरह ये हमारे पास उसका जो स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो वो खुद अगर नोटिस करे पेशेंट तो वो पेनिस उसका क्या होगा, वो सॉफ्ट अपीयरेंस में होगा, वो सॉफ्ट होगा। अभी यहाँ पे हमारे पास एक और कन्फ्यूजन है। हमारे पास इसका डिज़ायर टू सेक्स भी कम होता जाएगा। तो ये हमारे पास ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि एक प्रॉब्लम है जो कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन वाले को आता है। इसके अलावा साइकोलॉजी, तो मैंने फिजियोलॉजिकल बातें की, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस वगैरह और कॉन्फिडेंस का कम होना, स्ट्रेस ज़्यादा होना, सेल्फ इमेज डिस्टर्ब होना, इसी तरह कॉन्फिडेंस का कम होना। तो ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स ये पेशेंट में आती है। ये हस्बैंड वाइफ रिलेशन का कम होना, तो वो भी इसमें आ जाती है। तो ये पूरा का एक साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इसको स्टडी कर लिया। अब हमारे पास कौन से काजेज़ इसके हैं। हमने तो 2 काजेज़ वैसे ही पढ़ लिए, यहाँ से नॉर्मल इरेक्शन से हमने इसको क्लियर कर लिया। अब जो मेन जो फैक्टर है वो इस पे डिपेंड करता है, वो है लाइफ़स्टाइल का। तो लाइफ़स्टाइल जो हमारे पास है वो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। जो शख्स या जो
पर्सन जो है वो सेडेंट्री लाइफस्टाइल का होता है, यानी वो स्टैटिक लाइफस्टाइल का होता है, तो वो ज़्यादा रिस्क पे होता है। सेडेंट्री लाइफस्टाइल वाला रिस्क ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द एक्टिव वन। इसी तरह जिसका वेट ज़्यादा होता है उसको भी ये मसला ज़्यादा पेश आता है। स्मोकिंग जो ज़्यादा करता है तो वो भी रिस्क पे है। अल्कोहल कंजम्पशन जो ज़्यादा करता है वो भी रिस्क पे है। इसी तरह डिसलिपिडीमिया जिसको होता है, डिसलिपिडीमिया। अब डिसलिपिडीमिया क्या है? लिपिड का कम हो जाना, ठीक है, या कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादा हो जाना, वो भी खास करता है हमारे पास ईडी। इसी तरह अगर हम बात करें तो डायबिटीज़ की वजह से भी हो सकता है। डायबिटीज़ जो है वो हमें पता है कि वो हमारे न्यूरॉन को भी डैमेज करता है, न्यूरोपैथी भी काज करता है, और हमारे पास मसल्स को भी वीक करता है, और ब्लड वेजल्स भी मसल में उसमें होते हैं, तो जो मस्कुलर लेयर होता है तो ब्लड वेजल्स की कंपोजिशन भी वो वैसी ही नहीं रहती, तो ब्लड वेजल को ये इफ़ेक्ट करता है। और ब्लड वेजल और न्यूरोपैथी अगर होगी तो यहाँ पे हमने बात की कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन तक बात जाएगी। अब एक और बात जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और वो बात ये है कि जब हमारे पास पेशेंट यंग हो और उसमें हमारे पास इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो, तो फिर एक और चीज़ के भी चांसेस ज़्यादा है। यंग हो या ना हो, लेकिन यंग एज पे वो बहुत ज़्यादा रिस्क होता है कि उसका कार्डियक प्रॉब्लम भी होगा। कार्डियक प्रॉब्लम भी उसको हमने मॉनिटर करना है, हमने उसकी ईसीजी वगैरह भी करनी है कि हार्ट का कंडीशन किस तरह है और किस तरह नहीं है। तो ये हमारे पास एक और फैक्टर से हमने इसको देख लिया। इसके अलावा हम अगर बात करें काजिज़ की, तो ऐसा शख्स जो हमारे पास उसका ब्रेन डैमेज हुआ है या स्पाइनल डैमेज हुआ है, तो वो तो हमने ज़ाहिर सी बात है पहले ही बताई कि न्यूरोलॉजिकल काज है, तो न्यूरोलॉजिकल काज की वजह से भी हमारे पास हो सकता है। प्रोस्टेट या ब्लैडर कैंसर की वजह से भी हो सकता है। प्रोस्टेट या ब्लैडर हमारे पास जब कैंसर हो जाता है तो उसकी वजह से भी नॉर्मल इरेक्शन जो है वो नहीं हो पाती। तो इसी तरह कुछ मेडिकेशंस भी ऐसे हैं, मेडिकेशंस जो कि हमारे पास वो बैड इफ़ेक्ट देते हैं इरेक्शन पे, तो वो भी एक पॉजिटिव फैक्टर में आ सकता है। जिस तरह के एक मेडिकेशन है हमारे पास फिनास्टेरॉइड, तो ये मेडिकेशन जब हम पेशेंट को वो ले रहा होता है और हम उसको स्टॉप कर ले तो इसका ये कंडीशन जो है वो इम्प्रूव कर जाता है। अब हमने किस तरह डायग्नोस करना है, डायग्नोसिस हम किस बात पे करेंगे कि कौन कौन से टेस्ट ऐसे हैं जो हमने डायग्नोसिस के दौरान करने हैं। सबसे पहले हमने लिपिड प्रोफाइल चेक करना है कि लिपिड प्रोफाइल ठीक है, डिसलिपिडीमिया तो नहीं है। लिपिड प्रोफाइल टेस्ट चेक करना है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का करना है, और इसी के साथ साथ सीरम टेस्टोस्टेरोन भी करने हैं, सीरम टेस्टोस्टेरोन, और पेनाइल डॉपलर अल्ट्रासाउंड भी करना है, पेनाइल डॉपलर अल्ट्रासोनोग्राफी भी करनी है। तो ये चीज़ें हम अगर कर ले तो इससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि भाई ये इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है या नहीं है। इसके अलावा अगर हम बात करें ट्रीटमेंट की, किस तरह से इसको ट्रीट करेंगे, पहले हमने काज आइडेंटिफाई किया। ट्रीटमेंट वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, ठीक है, मुख्तलिफ़ किस्म के मेडिसिन हम यूज़ कर सकते हैं, पर्सन टू पर्सन वो वेरी करता है काज को देख के। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, काज को देख के हम जो है वो एक मेडिसिन स्टार्ट कर लेते हैं, कुछ वक्त तक देते हैं, फिर उसको चेंज करना होता है, तो वो पेशेंट टू पेशेंट वो हमने डिसाइड करना होता है। अब इस तरह हम अगर बात करें इसकी इम्प्लांटेशन की, पेनाइल इम्प्लांटेशन हम कर सकते